जाति या जनजाति, ये जो टॉपिक है सीजीपीएससी सीजीव्यापा में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछते हैं। जब आप आमतौर पर सीजीपीएससी के कॉन्सेप्ट में देखें तो जनजाति के 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन सीजीपीएससी में, मतलब 12 दूनी 24 नंबर आपको वहाँ से मिल सकता है, तब जब आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए पहला क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, उसके बाद में हम आगे की बात को करेंगे। ये बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की बात को समझिएगा। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर के इफेक्ट की जनजाति है वो कहाँ पे है? कमार है क्या, बैगा है क्या, अबुझमाड़िया है क्या, बिरहोर है क्या? वैसे तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में सारी जनजाति पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेक्शन के उस प्रतिरूप के रूप में उसको सॉल्व करना है, उस फॉर्म में सॉल्व करना है जो आपको नंबर दे सके, ना कि ज़्यादा दिमाग को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो सीधा क्वेश्चन, बस्तर में रहने वाले जनजातियों का प्रभाव किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो कमार, बैगा। ऐसा नहीं है कि बैगा वहाँ नहीं मिलता, बस्तर में मिलता है, बट यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना है। तो इसका आंसर अबुझमाड़िया हो जाएगा, जो कि नारायणपुर और बीजापुर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक, लेकिन जब बात करते हैं कमार मतलब गरियाबंद में इनकी विशेषताएं हैं, और इनके लिए कमार के लिए वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जनजाति से संबंधित मैं सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी क्लासेस में पहले बता चुका हूँ, जो पेड स्टूडेंट हैं उनको भी बता चुका हूँ। तो धीरे धीरे एक एक करके अपन सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जो इनके लिए ट्रिब्यूनल वगैरह गठन किया गया है वो सब चीज़ बात करेंगे। बैगा का कवर्धा मुंगेली पेंड्रा वाला बेल्ट बैगा का है, अबुझमाड़िया का नारायणपुर है, और बिरहोर का जसपुर है। आप लोगों को बता रहा हूँ कि 500 क्वेश्चन मैं इतिहास का, छत्तीसगढ़ के इतिहास का एमसीक्यूज़ विथ डिटेल सॉल्यूशन दे चुका हूँ, और अब मैं इतिहास ख़त्म कर चुका हूँ छत्तीसगढ़ का, इसलिए यहाँ से छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स ऑफ सीजी स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छे से करिए, अब आगे चलिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसको बताइए छत्तीसगढ़ के, ये केवल एक रिवीजन क्लास है तो पहले से बात बता दे रहा हूँ। यहाँ पे शांति से बैठ के देखिए। मैं जानता हूँ कि आप लोग ज़्यादा दिमाग वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब पहले से रिवीजन कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन ईजी लगेगा आपको, लेकिन याद रखें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस एजुकेशन के क्षेत्र में नुकसान भी पहुँचाता है। ठीक, चूँकि मैं 6 मीन्स लिखा हूँ तो मैं यहीं आपको समझाऊँगा, रिविज़न करें, रिवीजन के बेसिस पे आपका एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर होगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है उसको बात कर रहा है, जो कि सरगुजा में पाई जाती है। उरांव पाई जाती है, कंवर पाया जाता है, गोंड पाया जाता है, हलबा देखिए रायपुर और धमतरी क्षेत्र में पाया जाता है। और आप लोगों को पता होगा हलबा विद्रोह 1774 में हुआ था अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में। उस समय मराठाओं ने, अंग्रेजों ने, ठीक, और जयपुर के नरेश ने, इन्होंने मिल करके क्या किया था, बस्तर पे आक्रमण किया था। ठीक, तब जा करके अजमेर सिंह के साथ में गलत हुआ, और वहाँ पे सारे हलबाओं को बर्बरता से काटा गया। केवल एक हलबा बच के आ गया था, कहाँ, धमतरी और रायपुर वाले क्षेत्र में। उस समय तो धमतरी रायपुर सब एक ही था, हाँ, रायपुर जिला बना ही नहीं था 1774 में। ठीक है, तो उस समय पे इन लोग इस एरिया में आ गए, और वही हलबा से इनके वंशज आगे बढ़ गए और इस क्षेत्र में ये बस गए। तो ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि बस्तर में हलबा नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, डील करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? मुरिया, उरांव, मझवार, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं। जो नहीं है उसे आपको क्या करना है, डील करना है। और चौथा है मल्लाह। मल्लाह एक अनुसूचित जनजाति समाज से बिलोंग करने वाला सोसाइटी है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन जब आए तब आपको बना लेना है, बिगाड़ना नहीं। इसको देखिए, छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? बताइए, 4 ऑप्शन मैंने आपके बीच में रखा है। सोनाखान में वी नारायण सिंह का नाम बहुत चलता है, तो उस कॉन्सेप्ट में, उस संदर्भ में इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताइए कि आप इसका सही आंसर क्या लेना चाहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के सोनाखान के जो जमींदार थे बिंझवार थे। ठीक, और बिंझवार के जो देवता है ना, 12 भाई बेटकर इत्यादि लोगों को माना जाता है। तो ठीक है, हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जब देवताओं का पढ़ेंगे, जनजातियों का देवता, तो वहाँ पे भी देखेंगे। अब यहाँ पे सोनाखान के बारे में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। सोनाखान कलचुरी समाज के लोगों को सैन्य सेवा देने के बदले में इस सोनाखान जमींदारी को
जो इनके पिता थे, वीर नारायण सिंह के पिता राम राय, है ना, तो उनके पूर्वजों को कलचुरियों ने दिया था कि आप कर मुक्त के बिना कर मुक्त के मतलब बिना कर के आप क्या करोगे, मतलब टैक्स फ्री एक जिम्मेदारी आप ले लो, एक रेवेन्यू वहाँ से जो भी जनरेट होगी वो आपकी होगी, आपको हमें कर देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कारण अंग्रेज उनसे ईर्ष्या रखते थे, उनसे जलते थे, उनसे एक जलन का भावना छत्तीसगढ़ी में कथन हिजगा के धारणा उमन रखत रही से। और ओकर बाद में जैसे मतलब मौका मिली माखन बनिया के यहाँ का करिस, वीर नारायण सिंह अटैक कर दिस काबा अपन जनता, जब ओकर जनता भूख में मरत रहे से तो जाकर के माखन बनिया से वो मांगिस कि आप मोला अनाज दे दो ताकि मैं जनता के का करूँ, थोड़ा सा पेट के भार मतलब पालन पोषण कर सकूँ। लेकिन माखन बनिया नहीं मानिस था, ओकर अनाज लूट लिस और सब गरीब जनता में बांट दे रही से। ऐसे हमारे वीर नारायण सिंह रही से बाद में माखन बनिया FIR कर दिस, अंदर करा दिस, औला फिर बहुत कुछ यातना सहल पड़ी है ना, फिर भी वो लड़त रही से। और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम मतलब शहीद वीर नारायण सिंह हमन लेथन। हालांकि छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो विद्रोह हो रही समय प्रथम में गेन सिंह है, लेकिन हमला एला लेना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको बताइए, आप इसको समझिए। 4 ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित में से किसमें आता है? छत्तीसगढ़ की जो ट्राइब्स हैं वो किस सूची में आता है? संविधान में भारत के, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में, मध्य प्रदेश लोक सेवा और जनजाति अधिनियम में आता है, या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बारे में आता है, या छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम में आता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, क्योंकि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को सृजित हुआ हमारे मातृ राज्य मध्य प्रदेश से, और उसके जो भी अधिनियम थे उसी के तहत वो सारी जनजातियां उसके द्वारा ही शामिल थी, ठीक। तो वो सारा लिस्ट उसमें आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आंसर को समझिए। केवल एक रिवीजन क्लास है, चिंता मत करो, एकदम अच्छे से MCQs को मारो। सारे पेपर में स्पेशली PSC, व्यापम और ADO सामने चल रहा है, उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। यूँ तो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन हर फील्ड में और हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो भील, उरांव, बिंझवार, कमार। तो उरांव पाया जाता है, बिंझवार और कमार भील जनजाति नहीं पाई जाती। और अभी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो गई है। एक समय था जब सबसे बड़ी जनजाति गोंड होती थी, लेकिन अभी भील हो चुकी है, ठीक। तो इस बात को याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, गुजरात में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, मारिया जनजाति बस्तर के इस भाग पर मुख्यतः निवास करती है, किस, है ना। तो किस एरिया पे मारिया निवास करती है? बस्तर के दक्षिण और पश्चिम वाले एरिया में, मतलब नारायणपुर और बीजापुर। दक्षिण मतलब नीचे, और पश्चिम वाला एरिया मतलब इस कॉर्नर पे, मतलब नारायणपुर और बीजापुर वाले एरिया पे निवास करती है मारिया जनजाति, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पे भोटिया है, गोंड, मारिया, बनिया। तो बनिया भी एक जनजाति पाई जाती है, मारिया पाई जाती है, और गोंड भी पाई जाती है, लेकिन भोटिया जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। भोटिया जनरली ये राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र पे पाई जाती है। बच्चों एकदम शालीनता से पढ़िए, बहुत अच्छे से रिविजन कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके काम आने वाले हैं, ठीक। इसलिए मैं आप लोगों को जैसा जैसा मुझे टाइम मिलते जा रहा है मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है, सही बात है, पहला बात। दूसरा, गोंड द्रविड़ समूह की या द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं, ये भी सही बात है। गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं, तीनों सही हैं। लेकिन केवल अगर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग बोलेगा तो गलत है, इसलिए केवल शब्द का प्रयोग नहीं है, दक्षिण भाग में बोल रहा है। गोंड तो पूरे छत्तीसगढ़ में है, पूरे भारत में है जी, लेकिन यहाँ पे गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो तीनों सही हैं, अ ब स। तो अ ब स में ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसको बताइए कौन सी अनुसूचित जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो परजा बस्तर में पाई जाती है, ठीक है। और बाकी आपका बिंझवार, उरांव, भैना, ये सभी जनजाति कोरिया में, सरगुजा में, जसपुर में पाई जाती है। परजा जनजाति बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है, और अधिकतर जो है उड़ीसा का प्रभाव भी इसमें उड़िया का प्रभाव परजा में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको देखिए, निम्नलिखित जिले में किसमें नगीशा जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, रायगढ़ जिले में नगीशा पाया जाता है, ठीक।
रायगढ़ में किसान भी जनजाति पाई जाती है और ये सदरी बोली बोलते हैं, तो इस बात को याद रखना। और नगीशिया भी रायगढ़ में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे से रिवीजन कीजिए क्योंकि जनजाति के एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसीलिए इसको आपको रिवीजन करना है। इस क्वेश्चन को समझिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन कांकेर और बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती? दोनों बातों को पूछ रहा है, कांकेर में और बस्तर में, दोनों में नहीं पाई जाती। कौन सी जनजाति? ठीक है, तो भतरा पाया जाता है। भतरा भी मतलब एक भृत्य का काम करते हैं और इसमें भी ऊँड़िया का इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये बस्तर में पाया जाता है। खरिया जनजाति भी पाया जाता है, ठीक है, एक छोटी सी जनजाति है खरिया जनजाति। गदबा भी पाया जाता है, गदबा का भी प्रभाव, ये सभी बस्तर क्षेत्र के हैं और उड़ीसा के प्रभाव इन तीनों में देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि बस्तर और उड़ीसा लगे हुए हैं इसलिए प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन पारधी क्या है, उत्तर छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा बेल्ट में देखने को आपको मिल जाएगा। जब पारधी का प्रश्न आए तो उस केसेस में आप दिमाग में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछ दे तब की बात बता रहा हूँ। पारधी के लिए ये जैसे अपना छत्तीसगढ़ है ना, उदाहरण के लिए ये हमारा उत्तर वाला बेल्ट है छत्तीसगढ़ का, तो इस वाले बेल्ट पे यहाँ पे ये पूरा एरिया मतलब आपके पारधी जनजाति यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस वाले एरिया में कोरबा है, कोरबा में भी पारधी जनजाति आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों को रिविज़न करके जब आप चलेंगे तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डील करें और इसको समझें। निम्नलिखित अनुसूचित जनजाति में कौन सी जनजाति कोरिया सरगुजा जसपुर अंचल में निवास नहीं करती? कोरिया मतलब ऊपर वाले बेल्ट में उत्तर छत्तीसगढ़ में जो जनजाति निवास नहीं करती बच्चों, उस जनजाति की पहचान आपको करनी है। खैरवार तो ऊपर में करती है और कत्था बनाती है ना। नगीशिया भी उत्तर में रहती है ना, रायगढ़ वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है, अपन चर्चा किए हैं। उरांव तो उत्तर में ही जसपुर वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कोरिया सरगुजा जसपुर मतलब ऊपर वाला बेल्ट में, भतरा जनजाति ये दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है और रायपुर के भी कुछ हिस्से में ये आकर के भतरा जनजाति बस गई है। ठीक है, तो ये बात ही याद रखना। भतरा लोग को पहले भृत्य या सेवक का काम करते हैं। देखिए, उपरोक्त विकल्पों में से भतरा जनजाति दक्षिण रायपुर क्षेत्र में निवास करती है और यहाँ पे दक्षिण रायपुर में निवास करती है, वो तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो भृत्य का काम करते हैं। सेवा के लिए वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ये बलौदा बाजार वाला एरिया, अपना रायपुर वाला एरिया, कुछ धमतरी के हिस्सा और बस्तर में तो है ही हैं ये, लेकिन इधर भी फैल चुके हैं। और भतरा का शाब्दिक अर्थ भृत्य या सेवक होता है। ये शिकार देवी की पूजा करते हैं, तो बस्तर में तो पाई ही जाती है, बट अकॉर्डिंग यहाँ पे जब बात आ रहा है तो यहाँ पे भी हमने इसको आपके सामने रखा है एज ए नॉलेज के तौर पर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको समझिए। परजा जनजाति का अन्य नाम क्या है? परजा को हम क्या कहते हैं? ध्रुवा परजा कहते हैं ना। तो ध्रुवा जनजाति को ही परजा जनजाति के नाम से जाना जाता है। और इनमें क्या चलता है? चैत पर्व। क्या पर्व चलता है? चैत पर्व के नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्रुवा परजा जनजाति में चैत पर्व का विशेष महत्व है। ठीक है, चैत्र के समय पे पर्व मनाते हैं तो चैत पर्व बोलते हैं। और ये एक पशुपालक समाज है। ये जनरली अपनी जीविका को पशुपालन के माध्यम से क्या करते हैं? निर्वाह करते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हालांकि इसको मैं पहले से ही मिलान कर दी हूँ, लेकिन मैं आपको दिमाग में आपके जहन में बैठे करके इसको बता रहा हूँ। हलबा कहाँ पाया जाएगा? बस्तर कांकेर में। मैंने पहले बताया ना, हलबा यहाँ पे तो पाया जाता ही है, लेकिन ये बिलासपुर धमतरी में भी आ चुके हैं। वही हलबा विद्रोह 1774 का। ठीक, कोटपाट की संधि, कोटपाट परगना 6 अप्रैल, वो सब याद रखना यहाँ से। ठीक, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाएगी। और किसी भी प्रकार की अगर कोर्स लेना है, आपको हमारी टीचिंग स्किल समझ में आती होगी, समझाने का वे ऑफ टीचिंग एंड स्किल समझ आती होगी, वे ऑफ एक्सप्रेशन समझ आता होगा टीचिंग का, तो आप बिल्कुल हमसे कोर्स ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, एप्लीकेशन का लिंक है, उससे आप ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। या आप परचेस भी नहीं करेंगे तो कुछ फ्री वीडियोज़ भी वहाँ पे है। लेटेस्ट ऐप को करना, क्योंकि पुराने ऐप को हम बंद कर रहे हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, इसीलिए हमको कोई ट्रैफिक नहीं चाहिए करके हमने नया ऐप को स्टार्ट किया है। उसमें न्यू ऐप का लिंक इसी वीडियो में दिया गया है। देखिए, हलबा बस्तर और कांकेर वाले एरिया में देखो, कमार
यहाँ पे रायपुर और धमतरी, तो कभी ऐसा फिक्स मान के ही मत चलना कि कमार केवल धमतरी में पाया जाएगा। आसपास के पूरे जिले में ये सब अपनी जीविका के लिए फैल जाते हैं। मुंडा जनजाति सरगुजा और कोरिया वाले में, और बैगा जनजाति बिलासपुर कवर्धा में। इसका मतलब ये नहीं है कि बस्तर में बैगा नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि मेनली आपको कवर्धा बिलासपुर वाले एरिया में है, कोरबा में भी है। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ें एक बार आप लुक आउट कर लो, क्योंकि मैं संतुष्ट हो जाऊँ कि भाई आपने इस चीज़ को देख लिया है, तो मुझे भी खुशी होगी। अच्छे से उसको लुक आउट कर लो, ताकि क्वेश्चन जब भी आए आपके सामने में तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप इस चीज़ पे थोड़ा मेहनत किया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आपको क्या करना है बच्चों, डियर ऑल स्टूडेंट, बिल्कुल इसको सॉल्व करना है, ताकि इसमें मल्टीपल सेगमेंट बन रहे हैं। मतलब 4 जनजाति यहाँ पे नाम है और चारों जनजाति का 4 क्षेत्र है, मतलब 4 दूनी 8 चीज़ यहाँ पे दिमाग में आपके बैठ रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। भूंजिया जनजाति कहाँ पाया जाता है? भिंद्रावगढ़ कहाँ है? तो ये गरियाबंद वाले एरिया में। उराव जनजाति मैंने पहले बताया था उत्तरी छत्तीसगढ़ मतलब जसपुर। मुरिया जनजाति मतलब दक्षिण आपका कोंडागांव अर्थात बस्तर वाले एरिया, दक्षिण छत्तीसगढ़। माड़िया में अबुझमाड़ है ना, ये अबुझमाड़ को स्पेशली माड़िया में ले लेना। अबुझ मतलब अज्ञान या अज्ञात, अर्थात जिसे कुछ बूझता नहीं है, जिसको कुछ आता नहीं है, वो माड़िया उसी से बना है। अबुझमाड़ से अबुझमाड़िया, अर्थात अबुझमाड़ में माड़िया जनजाति रहती है, जिसे आप अबुझमाड़िया करके अबुझ से याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, डील करना है। मैं इसके बाद में कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर को भी स्टार्ट करूँगा छत्तीसगढ़ का, तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को अच्छे से डील करें। ठीक है बच्चों, अच्छे से करें, बिल्कुल आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? तो गोंड का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत। गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है डियर ऑल स्टूडेंट? पर्वत होता है ना। तो दिए गए ऑप्शन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ों को डील करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि भाई ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो हमें इसका आंसर क्या लेना है ना। क्योंकि जब आप इसका आंसर अच्छे से लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है। अब गोंड किससे बना है? देखिए यहाँ पे एक बात को समझ लीजिए, ये जैसे आपने पढ़ा कि गोंड का शाब्दिक अर्थ पर्वत, गोंड किससे बना है? तो गोंड बना है कोंड से। कोंड का मतलब होता है पर्वत, अर्थात गोंड स्वयं को क्या कहते हैं बच्चों? ये कहते हैं कि हम पर्वतवासी हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गोंड किससे बना है? कोंड से बना है। कोंड का अर्थ पर्वत होता है और पर्वत में निवास करने वाली जनजाति खुद को कोंड कहते हैं। ठीक, सब बेसिक चीज़ों को डील करिए, आराम से आप सॉल्व करेंगे और आराम से इसका आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे देखिए, इसको समझिए। छत्तीसगढ़ की कोरवा जनजाति या कई बार इसको कोरबा जनजाति कहा दिया जाता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखेंगे कोरवा जो जनजाति है उत्तर वाले बेल्ट में और कोरबा में पाया जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे क्या लेंगे, कहीं भी कोरबा नहीं दिया है, यहीं पे दिया है। तो जसपुर, सरगुजा, कोरबा, कोरबा से कोरबा, कोरबा से कोरबा, कोरबा से कोरवा। ठीक, कई जगह कोरवा जनजाति लिखा जाता है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कोरवा जनजाति है, लेकिन कोरबा क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए अब उसको कई स्थानों पे कोरबा जनजाति भी बोला जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को लेके चलना है ना। पहाड़ी कोरवा पढ़ोगे, दिहाड़ी कोरवा पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। कोरवा जनजाति के 2 प्रकार में, जो पहाड़ में निवास करते हैं, पहाड़ वाले क्षेत्र पे मचान बनाकर रहते हैं, पहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी कोरवा क्या करते हैं, वो दैनिक जीवन के कार्य इत्यादि को मैदानी क्षेत्र में करते हैं, इसलिए वो मैदान क्षेत्र पे निवास करते हैं और मैदानी वाले क्षेत्र पे एग्रीकल्चर इत्यादि का काम वो अब करने लगे हैं। जबकि प्रारंभिक दौर पे होता क्या था बच्चों, पहाड़ी कोरबा जो होता था पहाड़ पे रह के, पर्वत पे रह के मचान बना के अपनी जीविका को चलाता था, पेड़ पे सोता था, पेड़ पे रहता था और जंगल झाड़ी इत्यादि के माध्यम से अपनी जीविका को पालन करता था। बट वो दौर चेंज हो चुका है। आज के वर्तमान पे पहाड़ी कोरबा जनजाति मेन स्ट्रीम से गवर्नमेंट के प्रशासन से जुड़ के भी काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के उनको फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है।
ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए इसको देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। 2007 में इसको पूछा गया था, इसीलिए फूड इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अब गोंड देखिए, सीधा सीधा जनजातियों को 50% हिस्सा ये स्वयं कवर करता है, लेकिन याद रखना भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो चुकी है। भारत की पहली जनजाति क्या थी? गोंड थी, लेकिन भारत में भीलों की संख्या बढ़ चुकी है, ठीक। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है और अकेले 50% क्षेत्र को ये क्या करता है? कवर अप कर लेता है। और देखिए इसकी गोंड की 41 उपजाति है। जैसे छत्तीसगढ़ में जनजातियों का प्रकार 42 है जनजातियों का, देयर आर 42 काइंड्स ऑफ सीजी ट्राइब्स, लेकिन सब काइंड्स अगर बोलो, उपजाति अगर बोलो किसका? सब ट्राइब्स ऑफ गोंड, तो वो 41 टाइप है। जनजातियों का प्रकार 42 है छत्तीसगढ़ में, लेकिन केवल गोंड जनजाति का जो 42 में से एक है, गोंडों का अलग अलग 41 उपजाति में बटा हुआ है। समझ रहे हो बच्चों? इन सब चीज़ों को अच्छे से अगर आप करते हैं तो निस्संदेह आप बहुत अच्छे से नंबर लाएंगे। Okay, now you can answer here. What should be the exact correct answer for this question? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति, then you may take it option A. Okay, but this is only for एक लोकल जो क्वेश्चन होता है ना छत्तीसगढ़ के लिए, बट फॉर इंडिया यू हैव टू चूजन हियर क्या? भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में ली जा रही है, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और एनालिटिकल क्वेश्चन ही एग्जाम में नाउ डेज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन सो मेनी एग्जामिनेशन लाइक CGPSC, व्यापम and assistant professor. So you have to answer, you have to just identify your knowledge. देखिए छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आधी से अधिक बोलेगा तब क्या हो जाएगा? 50% प्लस 1, मतलब 50% वन को आधी से अधिक जनसंख्या कह सकते हैं, जबकि यहाँ पे 78,22,902 2011 की जनसंख्या के हिसाब से लिया जाता था, जबकि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अर्थात 32% जनसंख्या को हम 51% कैसे मान सकते हैं? दूसरा, भारतीय संविधान की देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल है। एग्जैक्टली दिस इज राइट। 42 जनजाति छत्तीसगढ़ के लिए जानी जाती है, जिसमें गोंड जनजाति की स्वयं 41 उसकी उपजातियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। सी क्या कह रहा है? जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आबादी कैसे होगी? ये मध्य छत्तीसगढ़ जो है डाइवर्सिफाई, मतलब एक प्लेस है जहाँ पे जनजातियाँ भी है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। तो मध्य छत्तीसगढ़ मतलब सेंट्रल छत्तीसगढ़ को आप आंसर कैसे लोगे? बट आपको तो आंसर इसको साउथ छत्तीसगढ़ जो साउथर्न एरिया है छत्तीसगढ़ का, दक्षिण वाला पोर्शन, आपको वो आंसर लेना है। तो दिए गए स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का आरक्षण है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास में जनसंख्या के अनुपात में क्या किया जाता है? आंसर लिया जा सकता है। तो खुद 32% तो जनजातियों का है, तो हम 50% इनको कैसे दे सकते हैं? वो तो 100 सीटों के अकॉर्डिंग 50 होता है ना। और हमारे पास में 90 खुद सीट हैं, तो इसमें 50 सीट बोल के ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ओवरऑल यहाँ पे यू हैव टू चूजन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द गिवन स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये सारा कथन गलत है, बी छोड़ के ओनली आपको बी लेना है। तो ऑप्शन बी एक सही है, बाकी सब गलत है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जनजाति समूह को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 42 समूह विद्यमान है, देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों से निम्न कथन संबंधित है, ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियों गोंड सबसे समूह है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हमने सबसे पहले बात किया था कि 50% जो जनसंख्या है वो गोंड समाज का जनसंख्या है, ठीक। इस बात को अपन ने चर्चा किया हुआ है। दूसरा, जनजातियों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर है, गलत है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जनजाति जो समाज है, जो ट्राइब सोसाइटी है, वो केवल शिकार पे आज के समय पे नहीं जी रही है, बल्कि ये पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इनको लिया जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप लोगों को
शायद पता है कि नहीं, जैसे बस्तर क्षेत्र में जो जनजाति समाज के लोग हैं अच्छे से उनको रिजर्वेशन दे करके वहाँ के लोगों को सरकार के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे नक्सलाइट जो लोग हैं, खास करके ट्राइब लोग बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में नक्सल में कन्वर्ट हो चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उस एरिया में नक्सल लोग अगर जाकर सरेंडर कर रहे हैं तो उनको सरकारी नौकरी, पुलिस की भर्ती इत्यादि में डाल रहा है, कांस्टेबल इत्यादि में और नगर सेना इत्यादि में नौकरी दी जा रही है। जनजातियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी तथा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। एग्जैक्टली मैंने पहले बोला था कि मध्य छत्तीसगढ़ में जनजातियों का समूह कमजोर है, बल्कि यू हैव टू चूजन द करेक्ट आंसर फॉर छत्तीसगढ़ के लिए अगर देखा जाए तो उत्तर वाला और दक्षिण वाला, नॉर्थ एंड साउथर्न वाला एरिया, तब इसका आंसर 1 और 3 आपको लेना है। तो दिए गए 3 स्टेटमेंट में बी गलत है, क्योंकि मुख्यतः शिकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि कृषि, पशुपालन और सरकारी नौकरियां इत्यादि में भी अभी ये आ चुकी है। इस बात को आपको मानना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के किस जिले में ओरांव जनजाति निवास नहीं करती। याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन को हड़बड़ी में डील नहीं करेंगे, चूंकि ये क्या कह रहा है, नहीं करती। इसका स्टेटमेंट का तर्क को समझो, ये बोल रहा है कि ये नहीं करती, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेंगे। चूंकि इस चीज को समझिए, जो जहां पे नहीं करती, सरगुजा तो उत्तर वाला बेल्ट है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा रफली वे पे छत्तीसगढ़ को ड्रॉ आउट कर दिया। तो छत्तीसगढ़ को जब मैंने आपके सामने ड्रॉ आउट किया तो आपको क्या समझना है कि इस बेल्ट में जो निवास करता है ना, ये क्या है, ओरांव जनजाति है, अर्थात इसका सघन एरिया उत्तर वाले एरिया में है। अब यहाँ पे आ जाता है मध्य वाला और ये आ जाता है साउथ वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि ये कहाँ पे निवास नहीं करती। तो याद रखना, इस जगह को छोड़ के इधर नहीं करती, थोड़े थोड़े तो मात्रा में है, लेकिन आपको क्या है, नंबर कमाने के दृष्टिकोण से लेना है। सरगुजा इसका आंसर है, कोरिया में तो करती 6, जसपुर में तो करती है, तो कबीरधाम दिया है, कबीरधाम में नहीं करती। कबीरधाम कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप एक मैपिंग के द्वारा क्या करें, पहले मैपिंग के द्वारा छत्तीसगढ़ को समझें, देखें कि उत्तर छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से भी समाहित है, किस किस जिलों को कौन कौन से जिला टच करता है। देन यू कैन क्रिएट अ लॉजिकल आंसर अकॉर्डिंग टू मैपिंग, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, सन 2012 में पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तब तो मैंने इसका अटेम्प्ट ही नहीं दिया था, मैं सबसे पहला अटेम्प्ट 14 से दिया हूं, जिसमें मैं फेल था और 15 से पास था। नाउ समझिए इस बात को, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नाउ यहाँ पे क्या करना है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को पकड़ना है। कैसे, देखिए जनजाति समाज प्रतिसत्तात्मक है। क्या आपको पता है कि जो ट्राइब सोसाइटी होती है, वहाँ का जो एक समाज है वो मातृ समाज तो देखने को मिलता है, परंतु प्रभाव पितृ समाज सोसाइटी का है। तो पहला स्टेटमेंट हियर, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। तो पहला सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मातृ समाज में मातृ भावना तो देखने को मिलती है, मातृ सत्ता भी देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मातृ समाज का मतलब प्रभाव है। इसमें पितृ सत्तात्मक सत्ता ही एक वर्चस्व करके रही है। जैसे हमारा देश प्रारंभ से ही हम राजा राठियों को ज़्यादा जानते हैं। कभी भी किसी चीज़ की बात आती है तो हम वहां पे झांसी की रानी की बात पहले ना करके शिवाजी के बारे में बात करते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं, या पहले हम क्या करते हैं, महिला जो सशक्तिकरण की बात होती है उस पर हम कम बल देते हैं। जो बलवाची प्रभाव होता है वाचन में या बोलने में, वो पुरुष समाज के बारे में ज़्यादा चर्चा निकलता है, और ये लड़कों में भी निकलता है। लड़कियां भी जब बोलती है तो भी वो किसी के बारे में बताती है तो वो क्या करती है, वो शासकों के बारे में बताती है, शासिका के बारे में कम बात करती है। तो इन चीज़ों से क्या आपने सीखा, इससे ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ का जो सिनेरियो है वो क्या है, पितृसत्तात्मक रहा है प्रारंभ से। इसीलिए आज भी जब कभी भी शासक और शासिका की बात आती है तो लोग आज भी शासिका को छोड़ के शासकों की बात करते हैं। शासिका की बात तब करते हैं जब बात स्पेशली महिला सशक्तिकरण की आती है या महिला वर्चस्व की आती है। जैसे भारत में एकमात्र महिला शासिका सुल्तान में रजिया का नाम जानते हो ना। वैसे नाउ आई एम आस्किंग यू ऑल अ क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ की उस शासिका का नाम बताइए जो छत्तीसगढ़ की प्रथम शासिका थी।
ठीक, चलिए प्रफुल्ल कुमारी देवी आप लोग पढ़े हैं, वेरी गुड, सॉल्व कर लेना। अब देखिए दूसरा चीज बोल रहे हैं जनजातियों में गढ़ चिन्हों का विशेष महत्व है। एग्जैक्टली सही बात है, जनजातियों में टोटम और गढ़ चिन्हों का विशेष महत्व है। जैसे हमारे समाज में हम क्या करते हैं, एक मॉडर्न सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, उसके कास्ट, उसके सरनेम इत्यादि से जाना जाता है, बट यहाँ पे जनजाति समाज में उतना ताम झाम लोचा पचेला नहीं है। वो गढ़ चिन्हों से या टोटम जो होता है ना, उससे वो क्या करते हैं, को विशेष महत्व देते हैं जनजातियों में। जनजाति समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने कहा था कि इनके प्रभाव तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बहुत गौरवान्वित करती है कि हम जनजाति समाज हैं, हम धरती के मूलतः पोषक हैं, इनको पता है। तो स्त्रियां बहुत गौरवान्वित होती है और अपने शरीर पे विभिन्न प्रकार के इस गौरव को दिखाने के लिए टैटू इत्यादि के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंट्स के माध्यम से ये साबित करती हैं, मतलब ये प्रदर्शित करती हैं। ठीक, जनजाति समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है, बिल्कुल, मतलब ये जो सोसाइटी है वो अनेक देवताओं की पूजा करती है। केवल ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे समाज में जनरली आप देखना, हिंदू में अगर कोई राम को मान रहा है तो वो कृष्ण को भी मानता है, क्योंकि वो एक दूसरे के रूप में कहते हैं। लेकिन अधिकतर वो देखना ज़्यादा देवता को नहीं मानता। इंद्र को एकदम परम भक्त नहीं मिलेगा, ब्रह्मा को एकदम परम भक्त नहीं मिलेगा। लेकिन जनजाति समाज में सभी देवता के लिए समान व्यवहार है, सभी देवता को मानते हैं। जैसे मुस्लिम सोसाइटी में सिर्फ वो अपने एक ही देवता को मानते हैं, क्रिश्चियन समाज में केवल एक ही देवता को मानते हैं। लेकिन जनजाति जो सोसाइटी है, जनजाति जो ट्राइब सोसाइटी है, ये एक्चुअल में बताती है कि वो सबको लेके चलते हैं, है ना। वो तुम्हारी भी संस्कृति की इज्जत कर रहे हैं, अपने भी कल्चर की इज्जत कर रहे हैं, धरती माँ की भी पूजा कर रहे हैं, वायु की भी पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की भी पूजा कर रहे हैं। सो आफ्टर दैट ऑल क्या हमने सीखा कि जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होता है? नहीं, जनजाति समाज पितृसत्तात्मक होता है। तो एक कथन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, तो ऐसे ही करके आपको डील करना है बच्चों, और बहुत ईजी वे पे आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते मेरे वीडियोस को देखें, और जो भी मैंने पेड कोर्स आप लोगों को दिए हैं, मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो लेना चाहते हैं और जो ले चुके हैं। मेरे क्लासेस के अलावा जो मैं 800 वीडियो दूंगा प्लस एनसीईआरटी के बेस्ड आधारित नोट्स दूंगा, चाहे आप उसे प्रिंट आउट करके पढ़ लो या मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। कोई किताब मत खरीदना, खास करके व्यापम प्रीलिम्स के लिए, और जीएस तो पूरा इसी से ही आएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आप 3 चीज़ याद रखना, एक तो वीडियोस मेरे 800 वीडियोस है उसे कवर अप कर लो, पीडीएफ मेरा कवर अप कर लो, और जो एमसीक्यूज मैंने दिया है आप लोगों को, जो दे रहा हूं उसे कवर अप कर लो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ कम टू द पॉइंट। इसको देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? समझिए इस बात को। तीर, जो धनुष तीर आप देखते हो ना, कौन से जनजाति का? तो ये बिंझवार जो समाज है उसमें ये तीर जनजाति चलता है, तीर बिंझवार जनजाति का प्रतीक चिन्ह है। अब ये तो तीर का हो गया, इसमें ऐसी मान्यता है कि अगर योग्य वर ना मिले तो तीर से उसका विवाह कर देते हैं, ऐसा। ठीक, तो ये हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मान्यताओं को चर्चा कर रहा हूँ। फिर आप बोलोगे सर उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे कमेंट आपके आ जाते हैं, लेकिन आपको समझना है कि आपको नंबर कमाना है, विवाद में नहीं फंसना है। ठीक, देखिए आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन बोथ थिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट। आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है, ना कि आर्गुमेंट करना है। कभी भी एक एस्पिरेंट को जब मैं देखता हूँ, एक एस्पिरेंट से बात करता हूँ, या एस्पिरेंट जब मैसेज करते हैं तो वो डिस्कशन पे विश्वास कम करते हैं, वो आर्गुमेंट पे विश्वास करके भटक जाते हैं, खो जाते हैं, और एक यही जरिया है कि उनके सक्सेस का ग्राफ गिर जाता है। सक्सेस अगर आपको लेना है तो आप आर्गुमेंट कम करो, डिस्कशन ज़्यादा करो। आर्गुमेंट बहस करके क्या मिलेगा? डिस्कशन मतलब उसकी भी सुनो, खुद की भी सुनो, उसकी भी अच्छी बातों को एक्सेप्ट करो और अपनी भी अच्छी बातों को सामने लोग एक्सेप्ट करने दो। ठीक, आर्गुमेंट में आप बलवाची होकर थोपते हो, आपका वाचन जो है बलपूर्वक होता है, तो वो नहीं करना। यहाँ पे सीखो, जानो और आगे बढ़ो। ठीक, लेकिन एक जनजाति है धनुहार जनजाति। धनुहार लोग क्या है, धनुष को लेकर के चलते हैं, अपना प्रतीक चिन्ह मानते हैं। जैसे बिंझवार जो है यहाँ पे तीर के साथ, तो धनुहार भी धनुष के साथ। तो सब जान लो, और ये सब चीज़ों को आपको समझना है। देखिए विंध्यवासिनी देवी जो है ना, इसके बारे में आपको बताता हूँ, और 12 भाई बेटकर के बारे में बताऊँ। देखो, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली बिंझवार जनजाति तीर को अपना जाति का चिन्ह मानती है। यह विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर विंध्यवासिनी देवी नहीं है
तो 12 भाई बेटकर भी इसका आंसर आपको ले लेना, क्योंकि उन्हीं के पुत्र विंध्यवासिनी देवी के माने जाते हैं। 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद जो हुआ था वीर नारायण सिंह इसी जनजाति थे संबंधित थे। इतनी बातें क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये दे नारायण सिंह किस जनजाति से थे? तो बिंझवार, इतनी बार बता चुका हूँ इसको। इस क्वेश्चन को देखो, भूंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के इस जिले में पाई जाती है। तो भूंजिया कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ से। अब देखो गरियाबंद में पाया जाता है, लेकिन गरियाबंद तो ऑप्शन में नहीं है, तो गरियाबंद किस में आता है भाई? रायपुर में तो आता है ना, इसीलिए गरियाबंद पहले हमारा हिस्सा था, इसीलिए रायपुर ले लिया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य इसको सरकार ने 2002 में मान लिया है ना। भूंजिया और पंडो दो जनजाति को, तो भूंजिया को और पंडो को दोनों को माना है 2002 में विशेष पिछड़ी जनजाति। पहले 5 थी, अब 2 मिलके 7 हो गई है। ठीक है, तो केंद्र का 5, राज्य का 2, 7, टोटल 7 आपको लेना है। भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है बताइए? जो भतरा जनजाति है वो बस्तर। देखो भतरा जो है अन्नमदेव के समय वारंगल से बस्तर आए थे। जब अन्नमदेव आया था, क्योंकि वो काकतीय वंश का था, ठीक, तो वो वारंगल से, साउथ से, दक्षिण भारत से वो बस्तर आए थे। तो भतरा जनजाति भित्त का काम करती है और आए थे, लेकिन ओडिया का भी संस्कृति का प्रभाव उसमें मिल जाता है। ठीक है, इस सबको याद रखना है आप लोगों को। इस स्टेटमेंट को आप बताइए, देखिए समझिए। नगीशा जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती है। तो मैंने बताया था उत्तर वाले एरिया, उत्तर छत्तीसगढ़, तो उत्तर छत्तीसगढ़ इसमें देखो कहाँ पे है? ये रायगढ़, सरगुजा और जसपुर। इसका आंसर नगीशा के लिए। और देखो नगीशा मतलब नाग, अर्थात स्वयं को सांप का वंशज मानती है, कृषि कार्य में ये लगे हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन स्वयं को सांप का या सर्प का वंशज मानता है, तो आप आंसर क्या लेंगे बच्चों? ये आंसर आपको लेना है। आराम से आपसे सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आराम से ये सॉल्व होगा। कंटिन्यू वीडियो से बने रहिए और आगे पढ़ते रहिए। देखिए छत्तीसगढ़ के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में कौन सी अनुसूची लागू है? तो देखिए अनुसूची 2 प्रकार का आपको दिमाग में रखना है। देखिए जब बात जनजातियों की भावनाओं की बात आएगी, जनजातियों के प्रशासन या उसकी रक्षा के बारे में बात आएगी, तो यहाँ पे जनजातियों के लिए एसटी के अनुसूचियों को 2 भाग में तोड़ दिया गया है। जनजातियों के प्रशासन के लिए अभी क्या चीज़ है? जनजातियों का प्रशासन क्षेत्र के बारे में। एक है आपका 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5वीं अनुसूची, और एक है आपका 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची। अब इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए ये क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में कौन सी अनुसूची लागू है? ठीक, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मतलब ये 5वीं जो अनुसूची है ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए आएगी। प्लस केवल छत्तीसगढ़ की ही नहीं, जितने भी क्षेत्र में जनजाति निवास करती है, जो कि विशेष क्षेत्र अर्थात 6वीं अनुसूची, इसे विशेष जनजाति अनुसूची कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नहीं आती वो सभी इसमें आएगी भारत की। तो इसमें कौन कौन आएगी? AMMT, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो यहाँ जो पाई जाने वाली जनजाति है वो 6वीं अनुसूची में आएगी, जिसे आप AMMT के नाम से याद कर सकते हो। और रिमेन जो ट्राइब्स हैं वो किस में आएंगे? छत्तीसगढ़ की जो जिसमें आती है 5वीं अनुसूची। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, तरह तरह के जगह में जहाँ पे जनजाति ट्राइब्स पाई जाती है, झारखंड, हरियाणा, वो सारे ट्राइब्स क्या है यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में पाई जाने वाली 6वीं अनुसूची। ठीक, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के प्रशासन के अंतर्गत यहाँ पे काम होता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और ये वाला भी एरिया राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, परंतु इसके लिए सरकार, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार सभी इसमें क्या करते हैं? इनके कल्याण के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन ये स्पेशल रिजर्व एरिया है, यहाँ ऐसे ही कोई नहीं घुस सकता। जब तक कि वो राष्ट्रपति क्या है खुद से कुछ लिख करके कानून नहीं बनाएगा, तब तक दूसरा कोई कानून वहाँ पे लागू नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब आपको पूछेगा कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन सा राज्य आता है, तो AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आप देख लेना। ठीक है, लेकिन इनमें से किसी भी स्टेट को 5वीं अनुसूची मत घुसाना। इन चारों को छोड़ के जितनी भी जनजाति है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत
आती है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये छोड़ना नहीं, ये चीज़ गलत नहीं करना। ओके बच्चों, नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को तो हमने डील कर लिया, तो हम छत्तीसगढ़ के लिए 5वीं अनुसूची लेंगे। ठीक, तो हमको पता चलता है भाई कि वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत वो आएगा। अब देखो, इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में मुख्यतः या मेनली या प्रमुख रूप से निवास करने वाली कौन सी जनजातियां है? सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा में उरांव है। मैं पहले बोला था सरगुजा पूरे संभाग में उरांव पाया जाता है। ठीक है, बैगा को पहले बता चुका हूं कि बैगा जो है बिलासपुर कवर्धा में, बिंजवार जो है बलौदा बाजार में, और गोंड तो वैसे छत्तीसगढ़ में सभी जगह पाया जाता है, लेकिन आपको आंसर इसका बस्तर लेना है। ठीक, नौ ये सारी चीज़ों को ही तो समझना है आप लोगों को। इन सारे क्वेश्चन से ही तो आपके आंसर बनेंगे, आप एज्यूम कर सकते हो इन सभी चीज़ों को। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, समझ बताइए, इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह है ना में किस नाम से आप जाना जाता है विधवा पुनर्विवाह को? तो अर उतो, पायसोतुर, पोटा विवाह और लमसेना। तो अर उतो विधवा का जब पुनर्विवाह होता है तो उसे अर उतो कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? हल्दी पानी विवाह भी आप सुने होंगे। दूसरा जब पुनर्विवाह होता है विधवा का, तो पुरुष के विवाह को भी वैसे ही, दूसरा जैसे विधुर होता है उसका विवाह होता है तो हल्दी पानी विवाह भी कहते हैं। और विधवा के विवाह को अर उतो कहा जाता है। चूरी पहनाते हैं ना गांव में, चूरी पहनाहत रे फलाना घर में, सब बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है वह विधवा के पुनर्विवाह। चाहे बोला तुम चूरी पहनावा बोला या रीमैरिज बोल दे, लेकिन आदिवासी जो क्षेत्र है वो माँ अर उतो चलते आदिवासी समाज में, और हल्दी पानी विवाह भी कथे है ना। काहे के जब सेकंड मैरिज होते ना तो खाली वही तेल हल्दी बस हल्का सा चढ़ जाते, ज़्यादा बहुत धूमधाम से पूरा शरीर में तेल हल्दी नहीं, हल्दी पानी में नहला देते, बस हो गए ख़त्म। पूरा 3 दिन 5 तेलिया 3 तेलिया वाला विवाह नहीं होए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको जानना है। इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा, देखिए निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है? जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता वो तो मुरिया, गोंड, धुरवा पाया जाता है। इलू मतलब इरुलर जनजाति नहीं पाया जाता, और इसीलिए उसको छोड़ देना। छत्तीसगढ़ में इलुअर जनजाति नहीं है ना, एमपी वाले क्षेत्र में है वो। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए, इस राज्य में बिंजवार जनजाति का तीर, मैं बताया बिंजवार का तीर उसको अपना प्रतीक चिन्ह मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और शहीद वीर नारायण सिंह उसी को स्वतंत्रता के लिए लेके लड़े थे, इसीलिए एक प्रकार की अपने देवी का, भाई उसमें तो उसकी वो है ना कि भाई हमारी देवी जो है विंध्यवासिनी देवी तीर में निवास करती है, तो हम तीर से लड़ेंगे, इसीलिए वीर नारायण सिंह उससे लड़े थे। देखिए, संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? 42 जनजातियां, पहले ही बता चुका हूं 342 में। इस क्वेश्चन को देखो, इनमें से इस राज्य के जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किसने किया था? वेरियर एल्विन। नाम पढ़े हो ना, मुरिया एंड देयर घोटुल पढ़ाए हैं कि नहीं अपन लास्ट क्लास में? याद करो, आंसर बन जाएगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो छोड़ोगे तो नहीं। ठीक, इस राज्य में किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया था? 1947 वाला कहानी पूरा याद करो। ठीक है ना, इसने रचना किया था, मुरिया एंड देयर घोटुल करके रचना किया था। ठीक है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री वेरियर एल्विन के द्वारा मुरिया जनजाति के युवागृह घोटुल का अध्ययन किया गया था। ये क्या है? एक घोटुल जो है उनके सामाजिक और शैक्षणिक शिक्षा दीक्षा का केंद्र है, सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र है, जिसमें अनमैरिड जो लोग होते हैं वही इसके मेंबर होते हैं, और जिनकी शादी हो जाती है वो घोटुल से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात उसकी सदस्यता खत्म हो जाता है। तो उसी पर मुरिया एंड देयर घोटुल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वेरियर एल्विन साहब ने की थी। ठीक है, पढ़ाई में इतना पावर है एजुकेशन में बच्चों, अगर आप अच्छे से कर लें तो आपसे हर क्वेश्चन बनेगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो इस समाज में, इस सोसाइटी में। ठीक है, इस राज्य की उरांव जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो उरांव जो है सरहुल त्यौहार को मानते हैं। और याद रखेंगे, साल वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ। साल वृक्ष पे जब मोर आते हैं ना, फूल आना मतलब मोर, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? मऊर आ गे रे साल के पेड़ में, है ना। एठो गाना सुना ना, अब बतर के दिन आगे रे सुहाना, कहीं देबे पियाला संदेश। अच्छा नहीं गाता हूँ, तो एक आहे ना मौर के बतर आते ना तब जाके सरहुल मनाए जाते। ठीक है, अब अच्छा नहीं गाँव, लेकिन तुम उनका है इलाज समझ लेवा, है ना, याद करके। तो चैत्र माह की पूर्णिमा को साल वृक्ष का पर फूल आने की खुशी में उरांव जनजाति के द्वारा सलहुर नृत्य किया जाता है, और साथ ही इसी समय पे ही कर्मा का नाच भी किया जाता है। तो इस बात को याद रखना है ना। तो चैत्र का महीना, पूर्णिमा को, साल वृक्ष पर फूल आने मतलब मोर आने,
के कारण, आमा के मोर नहीं साल के, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं बच्चों, इस राज्य की विभिन्न जनजातियां अपना उद्गम एक विशिष्ट तत्व से मानती है। वो तत्व क्या है? टोटम। टोटम जिसका अर्थ होता है भरोसा या विश्वास, वो अपनी उत्पत्ति को उसको टोटम से मानते हैं, जिसमें ईश्वरीय शक्ति का केंद्र होता है, ऐसा उनका धारणा होता है। ओके बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन को देखिए, पाइक किस जनजाति से संबंधित है? पाइक कंवर जनजाति से संबंधित है। और कभी भी क्वेश्चन पूछे तो बता देना कंवर, इसको सीजीपीएससी ने 2018 में क्या किया था? कंवर लिया था। पाइक जनजाति किससे संबंधित है? कंवर से। पाइक किससे संबंधित है? कंवर से। कौन सा छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति नहीं है? इसका आंसर आपको लेना है महरा, गाड़ा, सतनामी। देखिए समझना है आपको, अनुसूचित जाति नहीं है, ट्राइब नहीं लेना, अनुसूचित जनजाति नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शेड्यूल कास्ट नहीं है। जो सतनामी समाज होता है, बंजारे होता है, कोसले होता है, उसकी बात कर रहे हैं, समझना। अनुसूचित जनजाति नहीं बोल रहा है, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, ना कि शेड्यूल ट्राइब। तो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो पनिका जो है, पैनिका लोग वो एससी में नहीं आते, बाकी महरा, गाड़ा, सतनामी ये सब आते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में खुद गाड़ा जो है ओरिजिनली अगर आप देखें जो है तो गढ़वा लोगों को उसमें डालना चाहिए था, गाड़ा लोगों को ट्राइब में, किसमें? जनजाति समाज में, लेकिन उनको एससी में डाला गया है। ठीक, इसीलिए मतलब आपको समझना है, नहीं है वो बताना है। पनिका जनजाति नहीं है ना, वो ओबीसी में आता है। जैसा मेरा एक दोस्त है पनिका, मैं बहुत चिढ़ाता हूँ उसको, बहुत डांटता हूँ, अबे पानी कब पिलाएगा पनिका, ऐसा करके हंसी मजाक में तो बोलते हैं हाँ भाई तो बाल कब कटेगा श्रीवास हूँ ना, इसलिए। चलो, मूरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र कौन सा है बताइए? बालोद है, जसपुर है, कवर्धा है और नारायणपुर। लेकिन ये क्या है? मूरिया। मैंने बताया था आपको, मूरिया इंदेर घोटुल अपन पढ़े थे ना, तो वो कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा? इस देखो, बालोद, जसपुर, कवर्धा में तो नहीं मिलेगा, तो नारायणपुर में मिलेगा, क्योंकि वो बस्तर वाला एरिया है ना। इस चीज़ को देखिए बच्चों, इसका आंसर बताइए, कौन सी जनजाति यहाँ पे मुंडारी भाषा परिवार में आता है? तो पहाड़ी कोरवा। ठीक है, गोंडी, हल्बी, परजी में मत जाना, पहाड़ी कोरवा मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसको देखो, छत्तीसगढ़ में बरेठ किसे कहते हैं? तो तेली को, केवट को, धोबी को। भैया बरेठ लोग जो पढ़ेंगे वो आंसर करके बताएंगे। बताइए बरेठ किस में आता है? बना लोगे? छत्तीसगढ़ में बरेठ किस में आता है? तो बरेठ धोबी में आता है। ये क्वेश्चन को पीएससी ने पूछा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। कैवर्त, निषाद सब पढ़े हो ना। देखो ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताओ भैया, सेम थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बिहार जनजाति किस जिले में निवास करती है? बिहार, तो ये सरगोजा में करती है। ये सब यूनिक क्वेश्चन हैं, ये पहले सब पूछे गए हैं। सीजीपीएससी ने सीएमओ में पूछा था 2019 में। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो हम पढ़ाएंगे केवल वही पढ़ना है, जो नोट्स हम देंगे केवल वही नोट्स आपको रिविज़न करना है, और जो एमसीक्यूज़ हम कराएंगे उसको यूट्यूब से देख लेना, और कुछ नहीं करना है भाई। कोई किताब मत लेना, कोई टेस्ट सीरीज़ मत खरीदना। टेस्ट सीरीज़ तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं कभी कहता हूँ क्या ले लो? नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? घटना चक्र का इतिहास, संविधान का तो मैं करा ही रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में करा ही रहा हूँ। एक न एक दिन पूरा सेगमेंट करा दूंगा, तो क्यों खरीदोगे टेस्ट सीरीज़? हैं, बकलोल थोड़ी ना हो, बुर्बक थोड़ी ना हो। चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? वेरी गुड। देखो मैंने क्या कहा था उस समय, आपको आधा घंटा पहले बताया था कि इसके में उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, तो गदबा जो है उसमें उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। हलबा, मुरिया, बैगा ये लोकल है। गदबा बस्तर से जुड़ी हुई जनजाति है, तो बस्तर से आई हुई जनजाति, इसलिए आपको क्या लेना है? देखो ये क्या करते हैं, पालकी ढोने के लिए उड़ीसा से लाया गया है। तो गदबा को जो महिपाल देव है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखो महिपाल देव ने क्या किया था, पालकी ढोने के लिए उड़ीसा से लाया था। तो बस्तर की गदबा जनजाति मूलतः कहाँ से है? उड़ीसा से आकर यहाँ पे बस गई है, और इसीलिए क्या है, इसीलिए आपको इसको पालकी ढोने के लिए लाया गया था। किसके द्वारा? महिपाल देव ने। ठीक है, तो ये बात याद रखना, बस्तर से आई हुई जनजाति है। अगला, ककसार नृत्य किस जनजाति में चलता है? तो अबू झमाड़िया में ककसार चलता है। ठीक है, अगर कोई पूछे तो हूबहू ऐसे ही आंसर आपको बताना है, ककसार। ठीक, तो इसका आंसर लेना है अबू झमाड़िया।
देखो एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 5 नाम यहाँ पे, 5 विशेष पिछड़ी जनजाति जो केंद्र ने दिए है: बैगा, बिरहोर, अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा। बैगा, बिरहोर, अबूझ, कमार, पहाड़ी। बैगा, बिरहोर, अबूझ, कमार, पहाड़ी। बैगा, बिरहोर, अबूझ, कमार, पहाड़ी। रटा गया ना, बैगा, बिरहोर, अबूझ, कमार, पहाड़ी। तो ये केंद्र सरकार ने, लेकिन सन 2002 में पंडो भूंजिया को राज्य सरकार ने भी विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया। सो इस बात को याद रखना, ठीक। अगर आ जाए तो बना लेना रे भैया। इसको देखो, प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? प्रधान जो है कबीरधाम जिले में, कवर्धा धाम में निवास करती है। तो प्रधान जनजाति उपरोक्त विकल्पों में से कबीरधाम में निवास करती है, याद रखना। अब इसमें देखिए, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? रायपुर मतलब अपना एरिया। देखिए, रायपुर संभाग की बोल रहा है विशेष पिछड़ी जनजाति, और इसमें आपको ये जो विशेष पिछड़ी जो स्पेशल जो प्रिमिटिव ग्रुप्स है ना, वो चीज़ आपको आंसर लेना है कमार, ठीक है, जो गरियाबंद वाले एरिया में पाया जाता है, अपन ने चर्चा किया था ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, कमार, है ना। हलवा मत लेना, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे क्या कहूँ आप लोगों को, जस्ट अब भी बताया हूँ विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, बिरहोर, अबूझ माड़िया, कमार, ये दे। और पहाड़ी कोरवा तो रायपुर क्षेत्र में गरियाबंद में पाया जाता है। पहाड़ी कोरवा और कमार, अबूझ माड़िया, बिरहोर, बैगा और पंडो भूंजिया तो भाई 2002 में जोड़ा, तो वो सब केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित है, इस बात को याद रखेंगे। इसको देखो, छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, मुरिया नहीं है, नगेसिया नहीं है, उरांव नहीं है, तो अबूझ माड़िया है। अबूझ माड़िया, बैगा, कमार अपन अभी देखिए ना। अब बताओ, कुछ जनजाति ऐसे हैं जो अन्य जनजातियों से भी अधिक पिछड़े हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति कहलाते हैं या आदिम जनजाति कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जैसे बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझ माड़िया, पहाड़ी कोरवा। ये नाम आप नोट कर लो। 100% बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझ माड़िया, पहाड़ी कोरवा को पूछा जाता है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, कागज़ में नोट कर लो भाई, दीवार पे। 1 घंटे का मैराथन चला रहा हूँ, इसको हर वीडियो अच्छे से आपको देखना है, हर वीडियो अच्छे से आपको डील करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब भी पूछे तो एकदम बता देना। अब इस क्वेश्चन को बताइएगा, है ना। इसमें क्या है पता है, कुछ बातें आपको इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट टू रिमेंबर है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि किसी भी जनजातियों को किस आधार पे आप विशेष पिछड़ी जनजाति कहेंगे। कुछ यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट आपके लिए डिज़ाइन किया है। पहली बातों को देखिए, उसकी पहचान करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 4 बातें आपको आवश्यक है, जिसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी ये बता पाओगे कि ये जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के योग्य है या नहीं है। देखिए, आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की तकनीक, मतलब मान लो कोई जनजाति आज वर्तमान में खेती कर रही है, लेकिन उस खेती के पहले उसकी जीविका के लिए क्या चीज़ था, आधार क्या था? आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार खेती की पूर्व की जिंदगी, जैसे कि क्या, पशु पक्षियों को मार के जंगल में घूम घूम के खाना, भाई कुछ तो खाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 जो आपको दिमाग में रखना है। तो ये पहला क्या हो गया, आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार। अर्थव्यवस्था का आधार कैसा, तो कृषि से पूर्व का तकनीक, पहला चीज, तभी हम उसको जनजाति कहेंगे। दूसरी बात, जनसंख्या या तो स्थिर बनी है या घट रही है, मतलब जो जनसंख्या की बात है ना, या तो स्थिर है या घट रही है, ना तो बढ़ रही है, स्थिर हो गई है और बढ़ नहीं रही है, या तो घट जा रही है। समझ रहे हो, या तो नीचे जा रहा है या वहीं पे अटका है, बढ़ने का ग्राफ का नाम नहीं ले रहा है। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन ये, साक्षरता दर बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे, बहुत कम साक्षर हैं, डरते हैं पढ़े लिखे लोगों से, छुपते हैं। हम एक बार सरगुजा गए थे, हमारे कार के सामने जब वो आए कुछ ट्राइब्स, हमसे डर गए और दूर चले गए। तो बाद में हमने ही कार को वहाँ से हटा दिया ताकि उनकी जीविका को हम भ्रमित ना करें, ठीक। क्योंकि मॉडर्न जो समाज है वो आदिवासियों को समझ नहीं पाया और इसी कारण से ये स्थिति आई। खैर, सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही और अन्य जनजाति समुदाय से अलगाव रखती है, मतलब दूसरे जनजातियों से कोई लेना देना नहीं रखती हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाना है। छत्तीसगढ़ की 5 जनजाति है, बैगा, कमार, बिरहोर, अबूझ माड़िया और पहाड़ी कोरवा। क्योंकि कोरवा 2 भाग में बटा है, मैं पहले ही बताया हूँ। जब आप कोरवा को पढ़ो तो एक है आपका पहाड़ी कोरवा और एक है आपका दिहाड़ी कोरवा, जो मैदानी क्षेत्र में रहता है। और ये पहाड़ी क्षेत्र में ये अपनी जीविका के लिए एग्रीकल्चर, कृषि काम, प्लांट वांट सब जगह आजकल काम कर रहे हैं। और ये पहाड़ में रह के मचान में रहने वाले लोग हैं, पहले अपन चर्चा कर लिया है, ठीक। 9
इतनी बातें अगर आपको अच्छे से समझ आई होगी तो कल मैं और आप लोगों के लिए क्लासेस रेडी करूँगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस बात को समझिए, ये क्या है, ये माधव पहल एकेडमी का ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। इसमें आपको अगर किसी भी क्लास लेना है, चाहे आपको पीएससी लेना है, चाहे आप व्यापम लेना है, चाहे आप टीचर भर्ती लेना है, कुछ भी लेना है, एसआई लेना है, कोई भी क्लास लेना है, रेलवे स्पेशली, चूँकि मैं खुद सरकारी एक एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो मुझे रेलवे में कैसे क्वेश्चन आता है, रेलवे में खुद काम कर रहा हूँ, ठीक है, रेलवे में मैं वर्किंग हूँ। तो इसमें जो एनटीपीसी है, ठीक, ये और जो ग्रुप डी अभी आया है, ये दोनों का वैकेंसी का अपने पास क्लास है। पूरा कोई भी कोर्स लेना है तो भी फ़ोन कर लो, पीएससी का भी क्लास है, व्यापम का भी क्लास है और रेलवे का भी अपने पास क्लास है। कुछ भी कोर्स लेना है आप इसमें क्या करें, संपर्क करें। पढ़ना क्या है सर, पढ़ना कोई ज़्यादा नहीं है बच्चों, आपको क्या करना है, हम जो वीडियो देंगे ना, इसी वीडियोस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वीडियोस कितना होगा, 800 प्लस होगा। पीएससी के बच्चों को पीएससी के लेवल का, व्यापम के बच्चों को व्यापम के लेवल का। पीडीएफ होगा कि नहीं होगा सर, पीडीएफ होगा, और वो भी बिना विदाउट वाटरमार्क का होगा। पीडीएफ होगा और वो भी बिना वाटरमार्क का होगा, मतलब आप उसको चाहो तो उसे आप प्रिंट करा लो और पढ़ो घर में, खाली हाइलाइटर यूज़ करो, मेन चीज़ों को हाईलाइट करो, हो गया। तो ये चीज़ होगा। फिर तीसरा एमसीक्यूज़, आपको किसी भी प्रकार का आपको टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ मेरे पास है, बस खर्चा मत करना। एमसीक्यूज़ मैं डेली करा रहा हूँ, ठीक है, और वो आपको यूट्यूब में वाईटी में मैं डालूंगा। तो 3 चीज़ें सिलेक्शन के लिए चाहिए, वीडियोज़, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, और उसके बाद में अच्छे से आप उसको प्रिंट आउट करा लो, हाइलाइट्स करके पढ़ो, रिवीजन करो। और तीसरा है एमसीक्यूज़। बस इन तीनों से ही आपका पेपर निकल जाएगा। जो भी मैं 8-9 छोटे मोटे एग्जाम निकाला हूँ, 6 पीएससी मेंस लिखा हूँ, पीएससी में 140वां रैंक 2022 में एआरओ में लाया हूँ, ठीक है, वो सब ये तीनों के दम पे है। अभी भी राज्य के मैं कई मतलब सैकड़ों स्टूडेंट्स, युवाओं को पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो कुछ भी पढ़ना है, टीचिंग स्किल और नॉलेज अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो आप अच्छे से देखो। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने एमसीक्यूज़ के अलावा डिस्क्रिप्शन वीडियो भी दिए हैं, अच्छे से पढ़ो। समझ आ रहा है तो इस नंबर पे संपर्क करो, और यहाँ पे संपर्क करने के बाद 9575204321 आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिसमें आप पेमेंट करोगे, आपको कोर्स में एनरोलमेंट हमारा एम्प्लॉय कर देगा। तुरंत क्लास चालू, क्लास का कोई लफड़ा नहीं है, सारा क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगा। डेली स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में आपको सेंड किया जाएगा, प्लस एप्लीकेशन में अलग रहेगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर कौन डाउनलोड करे, आप ही भेज दो, तो हमारा एम्प्लॉय आपको सारा स्टडी मटेरियल डेली भेजेगा, ठीक है। डेली अपडेट करते हैं, डेली भेजते हैं, डेली अपडेट करते हैं, डेली भेजते हैं। एक साथ आप चाहो तो एक साथ ले लेना, डेली बेसिस पे चाहो तो डेली बेसिस पे लेना। मस्त प्रिंट आउट करके पढ़ना, एकदम प्लेन वाइट पेपर में आप प्रिंट आउट करा सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, वाटर मार्क डाल देते हैं या अपने लोगों को घुसा देते हैं बीच में, बहुत इरिटेटिंग लगता है, वो अपन नहीं करते, ठीक है। सीधा निकालो। बस ये है, आपने हमसे कोर्स लिया है तो आप उसे दूसरे को शेयर मत करना, जो कंटेंट हम नोट्स पीडीएफ आपको देंगे, क्योंकि हम लोग वाटर मार्क तो लगाए नहीं कोचिंग का, उसमें लोगो तो लगाया नहीं है, ताकि वैसे में कोई भी चोरी कर लेगा उसको, ठीक है। तो वैसा मत करना, बस एक हॉनेस्टी और भरोसा से ही काम चलेगा। चलिए, माधव पहल एकेडमी से आपका दीपक सर आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, अपने सपनों के लिए लड़ें बच्चों। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।